नमस्कार दोस्तों, मैं भाषा और आप देख रहे हैं इंडिया की बात। आज स्टूडियो में 3 अहम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुकुल सरल और अदिति। सबसे पहला मुद्दा ऐसा है जिसे भारत के मीडिया ने पूरी तरह से ब्लैकआउट यानी गायब कर रखा है, जबकि खबर बहुत बड़ी है और आने वाले दिनों में और बड़े होने की आशंका है। यह खबर राजस्थान से है। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एशिया की जो सबसे बड़ी एथेनॉल फैक्ट्री लग रही है, उस पर बवाल मचा हुआ है। किसानों का गुस्सा फूटा है और बड़े पैमाने पे गिरफ्तारियां, लाठीचार्ज सब कुछ हो रहा है। साथ ही साथ मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भी लाखों पेड़ कटने पर विरोध प्रदर्शन तेज है। दूसरा मुद्दा एसआईआर और वंदे मातरम पर जिस तरह से संसद में चर्चा हुई, उससे फायदा किसे हुआ, इस पर हम करेंगे चर्चा। और तीसरा सवाल, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रिय शगल है, राहुल गांधी की विदेश यात्रा, जिसे बीजेपी प्रवक्ता गुप्त यात्रा तक कहते हैं, उस पर जो बवाल मचा है। और साथ ही साथ चर्चा यह भी हो रही है कि मोदी जी जिस समय देश की संसद चलती है, उस समय वे कितनी यात्रा करते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चलेंगे हम दिल्ली और यानी देश की राजधानी से बहुत कम दूरी पर बसे हनुमानगढ़ की तरफ। राजस्थान में है हनुमानगढ़, लेकिन अगर आप नक्शे पे देखें तो दिखाई देता है कि पंजाब, हरियाणा और हनुमानगढ़ यानी पूरा का पूरा जो गंगानगर का इलाका है, वहां पर इस समय किसान गुस्से में हैं और उनका गुस्सा फूटा है। एशिया की सबसे बड़ी जो एथेनॉल फैक्ट्री है, जिसे 450 करोड़ रुपए में लगाया जा रहा है, किसान वहां के नहीं चाहते कि यह फैक्ट्री लगे। 15 महीने से वे इसका विरोध कर रहे हैं और जब 10 दिसंबर को उनका गुस्सा फूटा, जब लाठीचार्ज किया पुलिस ने, उसके बाद से यह खबर बनी। ऐसा क्यों है कि खबर तब बनती है जब हिंसा होती है, लाठीचार्ज होता है, किसान उग्र होते हैं। इस पर क्या है पंच, बताएंगे मुकुल सरल। भाषा, मेरा मानना है कि हनुमानगढ़ की कहानी भी उसी तथाकथित विकास की कहानी है जिसे जनता पर जबरन थोपा जाता है। लेकिन सरकार हर बार भूल जाती है कि उसका सामना किसान या मेहनतकश वर्ग से है, और यही कहानी सिंगरौली की भी है। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मेरा साफ मानना है कि यह भारत की सबसे दुखती हुई तस्वीर है कि आंदोलन जब तक शांतिपूर्ण रहता है, तब तक न सरकार को चिंता होती है और न मीडिया को चर्चा होती है, उस पर कई बात नहीं होती। जब हनुमानगढ़ डिब्बी के किसान उतरे प्रोटेस्ट करने के लिए और उस पर लाठीचार्ज हुआ, बदले में किसानों ने ट्रैक्टर चलाकर एथेनॉल फैक्ट्री की दीवार तोड़ी, तब वह मुद्दा बना। इसी तरह से मध्य प्रदेश के सिंगरौली में लाखों पेड़ कटने के बाद जब आंदोलन होता है, तब खबर बनती है। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मेरा भी यही मानना है कि हनुमानगढ़ में, राजस्थान के हनुमानगढ़ में 1.5 साल से यह संघर्ष जारी है, लेकिन इसमें सरकार, वहां पे भाजपा की सरकार की क्या पहल हुई है? क्यों ये स्थिति ऐसी हुई है कि आज हिंसा की वारदात हुई है? इसके लिए कौन जिम्मेदार है और क्यों पुलिस की तैनाती में सडनली एक निजी फैक्ट्री का काम चालू किया गया? अदिति, जो तस्वीर दिखाई देती है कि जिस समय यह चर्चा हो रही है, ऐसा नहीं कि देश की संसद में इसकी आवाज ना उठे। देश की संसद में 2 सांसद, जो गंगानगर से कांग्रेस के सांसद हैं, नागौर से जो सांसद हैं, दोनों ने इस पर सवाल उठाया, बात करने की कोशिश की और किसान के जो चिंता है उसे पब्लिक में रखा, यानी पटल पे रखा और सीधे सीधे बताया कि कितने बड़े पैमाने पर प्रदूषण होगा, यहाँ का जो ग्राउंड वाटर है वो खराब होगा, यहाँ का जो पर्यावरण है वह खराब होगा। लेकिन आप देखिए, खबरों से ही ये गायब है। आज तमाम जो देश की राजधानी दिल्ली से अखबार निकलते हैं, इतने टीवी चैनल्स चलते हैं, 1 मिनट की चर्चा नहीं हुई, जबकि कांग्रेस के जो विधायक हैं उनका सर फूट गया। सैकड़ों की तादाद में लोगों के ऊपर एफआईआर है, अनगिनत लोग गिरफ्तार हैं, लेकिन चर्चा ही नहीं कहीं। बिल्कुल भाषा, जहां तक संसद में
चर्चा का सवाल है वो तो आपने देख लिया कि विपक्ष को कितनी जद्दोजहद करनी पड़ेगी सर पे चर्चा करा लें। हमने ये भी देखा कि कितनी जद्दोजहद करेगी मणिपुर पे करा लें। हमने ये भी देखा कि बिना चर्चा के 3 किसान जो अब कानून थे उन्हें वापस लेने पे किसानों ने ही मजबूर कराया गया। तो चर्चा का जहां तक सवाल है, मुझे नहीं लगता कि इस सरकार से कुछ उम्मीद की जा सकती है। और आपको हैरानी होगी, जहां तक किसान के हित का सवाल है, हनुमानगढ़ में अब हिंसा हुई है तो वो एक खबर बन के आ रही है, क्योंकि हिंसा क्यों हुई, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। और दूसरी बात यह, सरकार ने खुद जो है कि पार्लियामेंट में सरकार के कृषि मंत्री ने बोला है कि विदर्भ और मराठवाड़ा में 781 सुसाइड जो है इसी साल के 9 महीने में हुए हैं। क्या सरकार ने या किसी ने कोई चर्चा की इस पर? वंदे मातरम पर चर्चा हो रही, इस पे चर्चा हो रही। तो किसान विरोधी ये सरकार नजर आ रही है, और इस छवि का वो जब से ये सरकार आई है इसके ये बहुत क्लियर है मुझे। साथ ही साथ मुकुल यह भी दिखाई दे रहा है कि हनुमानगढ़ का जो प्रोटेस्ट है, जहां पे किसान इतनी बड़ी संख्या में जाते हैं, महापंचायत हुई और अब होने भी वाली है जिसमें तमाम लोग आने वाले हैं, पंजाब और हरियाणा के जो संगठन है वो भी शामिल हो रहे हैं। साथ ही साथ ये भी दिखाई दिया कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली में, जहां मोदी जी के परम मित्र, उनका पूरा का पूरा कारोबार है, जिसे कांग्रेस के जो नेता हैं वो बोल रहे हैं कि वह उन्हीं का क्षेत्र बन गया है, वहां जाने के लिए वीजा लेना पड़ेगा, यानी विपक्ष वहां जा भी नहीं पा रहा है। छत्तीसगढ़ में कोयला खदान को लेकर आदिवासी संघर्ष कर रहे हैं। इतने बड़े पैमाने पर, जिसे आप विकास कह रहे थे कि विकास का जो असली स्वरूप है वो आ रहा है, लेकिन जनता तक, बाकी जनता तक ये मुद्दे पहुंचेंगे कैसे? हाँ, यही एक वो है कि डिस्कनेक्ट हैं लोग। जहां के लोग प्रभावित हैं केवल उन्हीं को पता चल पाता है। हम दिल्ली में बैठे हैं, मीडिया में बैठे हैं, रोज चर्चा करते हैं, लेकिन बहुत सारी खबरें हमारी भी नजरों से दूर हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि एक कयास है। क्या है कि संसद में वंदे मातरम पर चर्चा है, 150 साल पुराने गीत पर बहस है, बहस की उसमें कोई गुंजाइश ही नहीं है। तो हम जो सामने चल रहा है उसे भूल जाते हैं। एक तो मैंने फिर कहा कि एक तथाकथित विकास का जो मॉडल है वो यही मॉडल है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे हैं, चाहे वो एमपी की बात कर रहे हैं, चाहे वो राजस्थान की बात कर रहे हैं। इस तरह से वो थोपा जा रहा है, ना तो उनमें परामर्श हो रहा है, ना उसमें किसी की सहमति से चीजें ली जा रही हैं, और वो थोप दिया जा रहा है और कह रहे हैं इससे बड़ा फायदा होगा। जबकि जो नुकसान है वो पर्यावरणविद भी बताते हैं, वो साइंटिस्ट भी बताते हैं, वो किसान भी जान रहा है जी। तो पर मैंने कहा कि यहां ये भूल जाती है सरकार की। देखिए, बहुत सारी चीजें हैं, ये प्रश्नकाल में उठा मुद्दा, लेकिन सरकार को इससे उसे ये पता है कि वो जो चाहे वो प्रोपेगेंडा कर सकती है। उसके लिए क्या मुद्दा है? उसके लिए वंदे मातरम मुद्दा है। वो इंडिगो को मुद्दे को पीछे डाल सकती है। वो ये जान रही है कि वो कैसे चीजों को बदल सकती है। तो उसे ये एक अभयदान मिला हुआ है मीडिया की तरफ से कि उसके ही मुद्दों पे चर्चा होगी और मुद्दों पर चर्चा नहीं होगी। पर लेकिन उसका सामना किसान से है, मेहनतकश वर्ग से है, चाहे वो मध्य प्रदेश के सिंगरौली में हो, चाहे वो राजस्थान के हनुमानगढ़ में हो, और इसने किसान ने इसे झुकाया है। तो ये भूल जाते हैं, दरअसल ये बहुत ज्यादा अपने उसमें रहने लगे हैं यूटोपिया में कि बस सब कुछ जो हम चाहेंगे वही होगा, लेकिन किसान बार बार सबक देगा। और ये हिंसा, देखिए आप 15 महीने से संघर्ष ये चल रहा है, तो हिंसा तो किसानों पर हुई ना। इतने लंबे समय संघर्ष कर रहे हैं, अनगिनत गिरफ्तारियां इस दौरान हो चुकी हैं, मानसिक प्रताड़ना है, आर्थिक उन्हें नुकसान है, और ये एथेनॉल जो है वो एथिल अल्कोहल है और बहुत नुकसानदायक है। इसके चंद फायदे हैं, लेकिन जो फायदे हैं उससे ज्यादा नुकसान है। अगर उसे आपने एक पैरामीटर जो है वो नहीं लागू किए जी, तो वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक। तो 1 लीटर एथेनॉल बनाने में 5 से 6 लीटर पानी जाता है। पानी का संकट। आप कुछ कह रही थी? मैं ये कहना चाह रही थी कि चाहे सिंगरौली है, चाहे हनुमानगढ़ है, वहां के लोगों का, वहां के गांव वालों का, किसानों का, वहां पे जो पॉलिटिकल ऑपोजिशन भी है, उनका ये कहना है कि एनवायरमेंट क्लियरेंस तक नहीं ली गई है। और जो पानी अगर वहां का खराब होता है तो उसका खामियाजा खेती पे पड़ेगा जी, किसानों के जो है जीवन पे। क्योंकि देखिए, इसे लेकर अलग अलग है। जो वहां के डीएम, उन्होंने कहा कि सारी परमिशंस मिली हुई हैं, और किसान बोल रहे हैं कि किस तरह से परमिशन ली गई है, क्योंकि अलग अलग अब सेक्शंस भी बन गए हैं जहां पर आप लोकल जो लोग हैं उनकी सहमति की भी जरूरत नहीं पड़ती है। और हम सब जानते हैं कि देश में नितिन गडकरी जी किस तरह से एथेनॉल को पुश कर रहे हैं, उनके बेटे का पूरा कारोबार है। और किसान तुम्हारा पूछ रहा है कि अभी तक क्या पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है या नौकरी मिल रही है, तो किसको नौकरी मिल रही है। लेकिन मुकुल, एक जो बड़ा सवाल है कि जो जन जंगल जमीन के जो सवाल जब आते हैं और जब वो उग्र होते हैं, तब सबसे आसान तरीका होता है जो यहां पर हमें हनुमानगढ़ में दिखाई दे रहा है कि लोग कह रहे हैं कि बाहर के लोग आए हुए हैं। जो 30 परिवार रहते हैं उस फैक्ट्री के आसपास, वे भागने पर मजबूर हो गए हैं।
और एक विधायक का सर फट जाना, तमाम किसान नेताओं का अस्पताल में तक पहुंच जाना कोई छोटी खबर भी नहीं है। मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि छोटी खबर भी नहीं है। दो सांसद उठा रहे हैं आपके, लेकिन देखिए कि इससे सरकार बहादुर को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो जो फैक्ट्री जो लगा रहे हैं, जो मालिक हैं, उनके पास पुलिस भी है, प्रशासन है, बाउंसर भी है, उनके पास अपने सब कुछ है। और बड़ा अच्छा उदाहरण अगर कोई जनता आम आदमी समझना चाहे तो जॉली LLB 3 जो आई है वो लगभग यही स्टोरी है कि एक किसान अपनी जमीन देने से इनकार करता है, फिर वो सुसाइड करता है और किस तरह से बताया जाता है और कैसे उसकी जमीनों को किस तरह से हथियाता है वो उद्योगपति जी। तो पूरी कहानी यही है, विकास की पूरी कहानी ऐसी रची गई है। फिर क्या होता है कि फिर विद्रोह होता है, बवाल होता है। तो हम हिंसा हो गई। हमने क्या देखा, लद्दाख के लिए, लद्दाख में कितने महीनों कितने सालों से सोनम वांगचुक प्रोटेस्ट कर रहे, शांति गांधीवादी जी। आपने क्या तवज्जो दी? एक दिन हिंसा होती है और उसमें भी लद्दाख का ही नागरिक मारा जाता है और आप लद्दाख के नागरिकों को ही दोषी ठहरा देते हैं और उनके ही नेता को, उसकी पर्यावरणविद को जेल में डाल देते हैं। यानी आपको जब शांति से सुनाई नहीं देता, जंजीज यही तो कह रहे हैं कि आपको शांति से सुनाई तो देता नहीं है जी। और जरा सा उग्र हुआ तो हिंसा हो गई। अरे आप जो रोज हिंसा कर रहे हैं, रोज लाठीचार्ज, रोज गिरफ्तारियां, जेलों में डालना, गोली चलाना, आपने देखा है ना बस्तर में। और इसमें क्या हुआ, आपने युद्ध छेड़ रखा अपनी जनता के खिलाफ और आप कहते हैं आपकी हिंसा तो हिंसा नहीं है ना। जैसे अमेरिका के युद्ध वो नहीं है, इजराइल का फिलिस्तीन पे हमला युद्ध नहीं है, लेकिन उनका प्रोटेस्ट युद्ध है, जंग है, हिंसा है जी। तो एक ही नया नॉर्मल है मुझे लगता है जो 2014 के बाद देश में सिर्फ सत्ता प्रतिष्ठान नहीं, मीडिया के भीतर भी यह बात बैठ गई है कि जैसे ही किसान, छात्र, नौजवान, बुद्धिजीवी अपनी मांग को लेकर आगे आता है। हमने इस देश की राजधानी दिल्ली में देखा, प्रदूषण के मामले पर प्रोटेस्ट होता है और वे छात्र आज तक जेल में हैं। तो ये तस्वीर बड़ी डरावनी है अपने आप में, लेकिन ऐसा लगता है कि हनुमानगढ़ भारी पड़ सकता है आने वाले दिनों में जो महापंचायत होगी। और सबकी जंगल जमीन का बात है, सबकी खेती की बात है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे अहम सवाल की तरफ। देश ने देखा कि किस तरह से सरकार बहादुर यानी मोदी जी तैयार हुए SIR पर चर्चा करने के लिए तब जब विपक्ष इस बात के लिए तैयार हुआ कि वंदे मातरम, जिसे 150 साल पूरे हुए, उस पर चर्चा होगी। सवाल बहुत साफ और सीधा सीधा है कि इस समय, जिस समय ये चर्चा हो रही थी, SIR पर चर्चा हुई, उससे पहले वंदे मातरम पर चर्चा हुई, इस दौरान तमाम तथ्यों के आधार पर यह बात प्रमाणित होती है कि सरकार की तरफ से जो तथ्य पेश किए गए वह गलत थे और उसमें एक भ्रामक जानकारियों से भरा पड़ा था सत्ता पक्ष के भाषणों का पूरा जो संसार था, जिसे विपक्ष ने काटने की कोशिश की। हासिल क्या हुआ, यह हमारा सबसे बड़ा सवाल है। इस पे बताएंगी अदिति। भाषा, मेरा ये मानना है कि हासिल यही हुआ जो भाजपा शुरू से करती आ रही है, पीछे देख के आगे चलने की कोशिश कर रही है और मुद्दों से देश को भटकाने की कोशिश कर रही है। तो वो यही हासिल करना चाह रही थी, लेकिन विपक्ष के आक्रामक रवैये से मुझे लगता है सर पे और वंदे मातरम पे, हालांकि 10 घंटे लगाए बहस पे, लेकिन सरकार ही एक्सपोज हुई है। मुकुल, क्या है इस पे आपका पंच? हाँ भाषा, मेरा भी मानना है कि चर्चा की कोई भी रणनीति रही हो सरकार की, लेकिन दांव उल्टा पड़ा है। SIR पर मोदी सरकार एक्सपोज हुई है और वंदे मातरम पर जो चर्चा हुई है, यह अच्छा हुआ। तो उसने भले ही कितनी भ्रामक जानकारी फैलाई, लेकिन बीजेपी और उसके पूर्वज, उसके पुरखे RSS दोनों एक्सपोज हुए हैं। लोगों के दिमाग में कुछ चीजें गई हैं कि ये इसका मकसद क्या था। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? पूरी बहस के दौरान एक बार फिर साबित हुआ कि झूठ बोलो और झूठ बोलने पर कभी भी शर्मिंदा ना हो। यह दरअसल भारतीय जनता पार्टी के DNA में यह तंत्र और मंत्र है जो संसद के भीतर भी सामने आया। विपक्ष हर झूठ पर बेनकाब करता रहा, लेकिन सत्ता बिल्कुल तैयार नहीं थी। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट हुई कि विपक्ष ने जो बैटिंग और बॉलिंग की इस मुद्दे पर, जिस तरह से वंदे मातरम हो या फिर SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन पर जिस तरह से सवाल आए, शायद वह देश की राजनीति में इस तरह से नहीं आ पाते अगर सदन में चर्चा ना होती। मुकुल, जो तस्वीर दिखाई देती है कि वंदे मातरम क्यों आया, इस पर हमने चर्चा पहले भी की। सब लोग जानते हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव है और यहां पर मोदी जी बंकिम को क्या बोलें, बंकिम दा बोलें, बंकिम बाबू बोलें, इस पर भी फंसे।
उनके जो परम विश्वसनीय देश के गृह मंत्री हैं अमित शाह जी, वह साला तक बोलने पर आ गए, हालांकि उसके लिए भी उन्होंने माफी नहीं मांगी। ये जो सारा सीन हुआ जिसे लाइव देखा जनता ने, इससे क्या मैसेज जाता है नीचे? देखिए, मैसेज नीचे का तो मैं बहुत ज्यादा आशंकित हूं थोड़ा सा। अगर सोशल मीडिया ना हो, क्योंकि दो हिस्से हैं मीडिया के, एक मीडिया मेन मीडिया जो खबरें दिखाता है, उसमें यही हेडलाइन है कि मोदी जी ने कांग्रेस के पाप गिनाए, नेहरू जी की गलतियां गिनाई, अमित शाह ने सबको धो दिया, इस टाइप से। सोशल मीडिया पे आइए तो वहां दूसरी तस्वीर है। लेकिन मेरा जो एक वो है कि अगर लोगों ने ये बहस सुनी होगी पक्ष और विपक्ष दोनों की, तो ये तो जरूर है कि ये समझ में आ गया वंदे मातरम से कि बीजेपी और आरएसएस, बीजेपी के पुरखे जो जनसंघ या आरएसएस, उनका कोई योगदान आजादी में नहीं था और वंदे मातरम को लेकर वो किस तरह से झूठ बोल रहे हैं। अगर वंदे मातरम से उन्हें प्रेम होता तो वो आरएसएस की शाखाओं में गाया जाता, लेकिन उन्होंने उस गीत को स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वंदे मातरम एक समय भले ही वो आनंद मठ के संदर्भ में लिखी गई, लेकिन अंग्रेजों के खिलाफ आजादी की लड़ाई का एक मंत्र बन गया था और आजादी की लड़ाई में आरएसएस शामिल नहीं थी। उन्होंने कहा था कि हम नहीं शामिल होंगे, हिंदुओं को एकजुट करेंगे। तो ये एक वाली बात है। पर मुझे जो लगता है, चाहे वो राहुल गांधी हुए, चाहे वो प्रियंका गांधी हुई, चाहे वो संजय सिंह हुए आपके नेता, चाहे वो कपिल सिब्बल हुए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाए, चाहे वो अखिलेश यादव हुए, सभी ने अपनी बारी बारी से अपनी बातें रखी, महुआ मोहित रही। तो वंदे मातरम पर जो बात हुई है, और ये जो कपिल सिब्बल की बात से ही ये बात मुझे कहनी है कि जैसे उन्होंने कहा ना कि वंदे मातरम का क्या अर्थ है कि अत्याचार का विरोध करना। वंदे मातरम की जगह ही तो आज नारा लगा रहे हैं छात्र एक्टिविस्ट, वो आजादी, आपने उसे देशद्रोह बना दिया है आजादी के नारे को। तो ऐसी वंदे मातरम को अंग्रेजों ने भी देशद्रोह बनाया था। तो कुल मिलाकर मुझे लगता है कि इससे एक्सपोज ही हुआ है। ठीक है, इनके भी कारनामे सामने आए हैं, और वो कितना जनता उसे समझे तो ये अलग बात। लेकिन अदिति, इसके जरिए जो मकसद था, अगर हम खाली वंदे मातरम का पर चर्चा करें, उनका मकसद था यह बताना कि ये हिंदू मुसलमान मामला है। और उसमें अगर आप देखिए तो नीचे तक अगर आप जाइए और देखिए कि जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटीज में जो फल फूल रहे लोग हैं और विचारधारा जो फल फूल रही है, उसमें वहां पे वो सक्सेसफुल है, क्योंकि उन्होंने बता दिया, अमित शाह जी ने तो यह भी कह दिया, नेहरू तक चले गए, बाकी सारे झूठ बोल दिए गए इस दौरान, जिसे काउंटर कितना लोग नीचे तक पहुंचाते हैं। लेकिन वंदे मातरम के नाम पर हिंदू मुसलमान जो करने की एक योजना थी, आपके हिसाब से क्या उस डिबेट से बीजेपी अपने, क्योंकि हम चर्चा ये कर रहे हैं कि फायदा क्या हुआ, डिबेट सबने देखी, बीजेपी का मकसद था, मकसद बहुत साफ था, क्या आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान पश्चिम बंगाल में होगा? भाषा, पहले मैं ये बात, नेहरू की बात में ये बोलना चाहूंगी कि नेहरू जहां तक है ना, वो जो अमित शाह दोबारा से उनको खींच के ले आए इसमें, हालांकि काफी लोग उसमें थे, तो नेहरू जो मुझे लगता है ना, इनके लिए खाने में नमक का काम करते हैं, मतलब उनके बिना इनका काम नहीं चलता है सच में। दूसरी बात, जहां तक आप बंगाल की बात कर रही हैं, हाँ, मेरा मतलब बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, लेकिन मेरा मानना है कि इसका कहीं ना कहीं बंगाल पे असर पड़ेगा, क्योंकि देखिए मीडिया इनके हाथ में है, इनकी ही बात को वो लोग उजागर कर रहे हैं, और ये हिंदू मुसलमान के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। जैसा आपने देखा होगा कि कांग्रेस ने जब वॉकआउट किया, तब भी अमित शाह बोले कि घुसपैठियों की जो है वो बात जब चली तो ये लोग वॉकआउट कर गए, ये घुसपैठियों की पार्टी है, इस तरह की। तो ये तो बंगाल में ये लोग इस्तेमाल करेंगे, लेकिन उम्मीद है कि बंगाल के लोग इस चीज को देख पाएंगे, क्योंकि रविंद्रनाथ भी जुड़े हुए हैं और दोनों ही गाने पूरे कंप्लीट नहीं गाए जाते हैं, और उनमें इतनी अकल है कि दोनों ही गानों के कुछ ही स्टैंजा गाए जाते हैं। तो उम्मीद है कि अब मैं आप दोनों से जानना चाहूंगी कि एसआईआर, क्योंकि विपक्ष मानसून सत्र से, यानी पिछले जो सत्र बीता, उसमें भी पूरे सत्र में एसआईआर, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यानी वोटर लिस्ट की जो शुद्धि का काम चल रहा है, इस पे चर्चा चाहता था, दरअसल वोट चोरी पे चर्चा चाहता था। तो मुकुल, आपको क्या लगता है जो डिबेट हुई वोट चोरी पर, वो क्या सरकार को कुछ कटघरे में खड़ा कर पाई? हाँ, मतलब जो सवाल अभी भाई जो संसद में बात होती है, वो एक बात ऑन रिकॉर्ड जाती है, ऑन रिकॉर्ड होती है, तो उसका अभी तक वो अपनी सभाओं में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे, तो संसद में आमने सामने बात हुई, और ये दर्द जो है कि ये अमित शाह का भी बाहर उजागर हुआ कि हमने तो चुनाव सुधार पर चर्चा रखी थी, लेकिन विपक्ष एसआईआर पर चर्चा करता रहा, क्योंकि एसआईआर ही मुद्दा है, उसी से चुनाव सुधार जुड़ रहा है। आप शब्दों का फेर बदल करके सब खेल चतुराई करना चाह रहे थे, तो सब लोगों ने अपनी अच्छी बात रखी, और मुझे लगता है इसी चर्चा के दौरान जो अभी तमाम राज्यों में चुनाव आयोग मजबूर हुआ है कि वो तारीखें बढ़ा रहा है,
वो सब इसी डर से बढ़ा रहा है कि वहां एक बहस हुई है। तो ये तो है कि ये लोगों के दिमाग में गया है कि विपक्ष भी संजीदा है एसआईआर के मुद्दे को लेकर, और सरकार के भी तथ्य सामने आए। उन्होंने भले ही बताया कि वो उसके पर कई चीजें जो नई जुड़ी हैं और जिस तरह थोपा गया है ये सवाल, एसआईआर पर किसी का विरोध था ही नहीं कभी। एसआईआर जिस तरह से किया जा रहा है, जनता को जो जिम्मेदारी दी जा रही है, नागरिकता का जो सवाल उठाया जा रहा है, चुनाव आयोग नागरिकता तय नहीं करता, वहां था सारा पेच। एसआईआर तो होता ही रहता है, वो एसआईआर कहिए या कुछ भी कहिए, वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण, तो उस पर किसी को ऐतराज नहीं था और होना चाहिए हर 5 साल में, 2 साल में, 4 साल में। लेकिन जिस तरह से थोपा गया और जो मंशा थी लोगों के नाम जोड़ने के बजाय काटने की, उस पर सवाल था। तो सवाल तो उठा, और यहां पर अदिति, जिस तरह से राहुल गांधी ने सीधे सीधे ठोक बजा के कहा कि वोट चोरी देशद्रोही काम है, एक बड़ा स्टेटमेंट उन्होंने दिया अपने भाषण में। सीधे सीधे अमित शाह को भी चैलेंज किया कि भाई 3 मैंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की हैं उनका आप जवाब दीजिए, खुले में आकर बहस कीजिए। तो ये वोट चोरी कोई मुद्दा लगता है कि विपक्ष अपनी जमीन इस पे पुख्ता कर पाया सदन के भीतर? सदन के भीतर तो जरूर कर पाया, लेकिन मुझे लगता है कि ये जनता तक ले जाने की जरूरत है इस चीज को। क्योंकि देखिए, सदन में तो ये जो चाहे वो करेंगे, सुनेंगे, उसके बाद वो रिकॉर्ड में चला जाएगा। लेकिन अगर मुद्दा जैसे एंटी नेशनल उन्होंने कहा, और राहुल गांधी ने जो 3 सवाल पूछे उसका अमित शाह ने कोई जवाब नहीं दिया। और अमित शाह की बौखलाहट ये साफ बताती है कि सरकार जो है वो बैकफुट पे थी इसके ऊपर। क्योंकि पूरा मसला एंटी नेशनल इसलिए जो बोला जा रहा है, डेमोक्रेसी पे प्रहार, कि आप वोटर के ऊपर सारी जिम्मेदारी डाल रहे हैं, वोटर को भगा रहे हैं, उन्हें दौड़ा रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं। ये वोटर की जिम्मेदारी नहीं है। चुनाव आयोग को पूरी इम्यूनिटी दी गई है, इस पर अमित शाह ने कोई जवाब दिया नहीं दिया। तो राहुल गांधी और पूरा विपक्ष मेरे ख्याल इस पे बहुत ही आक्रामक निकले हैं। लेकिन सवाल को, मुद्दे को जनता तक ले जाना जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और यहां पर यह भी याद रखना जरूरी है कि इस तरह का एसआईआर भारत के इतिहास में अभी तक कभी नहीं हुआ है। जिस तरह के पैरामीटर्स पे और मतदाताओं से ही उनके प्रमाण मांगे गए, ऐसा इससे पहले नहीं हुआ है। लिहाजा उसकी मंशा पे जो शक उठा है वह बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे मुद्दे पर। तीसरा मुद्दा बहुत दिलचस्प है। राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं, इससे भारतीय जनता पार्टी परेशान होती है, पहले भी होती रही है। लेकिन इस बार जब सदन चल रहा है उस समय भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रवक्ता को जमीन पर उतारकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और यह बताया कि दरअसल राहुल गांधी जो नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी जो विदेश यात्राएं हैं वह गुप्त यात्राएं हैं, कोट अनकोट। और साथ ही साथ यह भी कहा कि उन्हें अपने देश से प्रेम नहीं है, बाहर जाके वो किस तरह की काम करते हैं। और उधर विपक्ष ने पूरी लिस्ट निकाल दी जिसमें उन्होंने दावा किया कि मोदी जी जब सदन चलता है तब कितनी विदेश यात्रा करते हैं, उसका पूरा ब्यौरा जनता जनार्दन के सामने रखा। तो दिलचस्प, इंटरेस्टिंग है कि बीजेपी को इतना प्रेम है राहुल गांधी की विदेश यात्राओं से। इस पे क्या है पंच, बताएंगे मुकुल सरल। भाषा, राहुल गांधी सरकार में नहीं है, और जिन्हें सरकार में लाया गया है, जिन्हें देश संभालने की जिम्मेदारी दी गई है, वो देश में रहते हुए या विदेश में रहते हुए क्या कर रहे हैं, असल सवाल यह है, ना कि राहुल गांधी कहां जा रहे हैं। भाषा, इस पर क्या है आपका पंच? मुझे तो बहुत साफ दिखाई देता है कि राहुल गांधी के प्रति जो अपार प्रेम है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का और मोदी तंत्र का, वह जब भी विदेश जाते हैं उससे बिल्कुल बाहर आ जाता है, मंच पर आ जाता है। इस बार बौखलाहट इतनी तगड़ी हुई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी। दरअसल वह सारा का सारा बीजेपी ने जो राहुल गांधी और कांग्रेस का आक्रामक रुख था उससे दिमाग डाइवर्ट करने के लिए यह सारा का सारा जुगत किया है। देखना होगा कि आगे होता क्या है। अदिति, क्या है इस पे आपका पंच? भाषा, मुझे इसमें छोटा सा ये कहना है कि राहुल गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं है, और जब वो अब इस बार एलओपी बने, लेकिन जब वो एक साधारण एमपी भी थे तब भी बीजेपी और पूरे इकोसिस्टम की यही सत्ता रहती थी कि कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, किससे मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है ये भाजपा को जो है, इनको वाकई कुछ काम नहीं है, बस ये उन्हीं का पीछा करते रहते हैं। राजनीति इसके पीछे कुछ नहीं है। जैसे आपने बोला कि
अब उन्होंने इतना मुद्दा बनाया है और अब वो एक टक्कर दे रहे हैं नेशनल लेवल पे, तो बस इनको जो है डाउन किया जाए। जी मुकुल, जो तस्वीर दिखाई दे रही है वो काफी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, हमने पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी, उसके बाद कांग्रेस ने जिस तरह से पूरा ब्यौरा दे दिया और वहां पे दावा किया कि मोदी जी की 85% जो यात्राएं हैं वो सदन के भीतर, जब सदन सत्र चल रहा था तब हुई। तो ये कांग्रेस का दावा है और हम सब जानते हैं मोदी जी विश्वगुरु स्वरूपी हैं ही हमारे लिए, वो तो जाते ही रहते हैं, उनका जाना अधिकार है। लेकिन राहुल गांधी के विदेश जाने से बीजेपी इतना क्यों परेशान होती है, ये बात समझ नहीं आई। नहीं, बीजेपी परेशान नहीं होती, वो दरअसल ये जनता के मन में इस चीज डालना चाहती है कि राहुल गांधी नॉन सीरियस नेता है। कभी उन्हें पप्पू कहा गया, कभी कुछ, तो वो बताते हैं कि वो विदेश जाते हैं, उन्हें देश के काम से कोई मतलब नहीं है। असल सवाल ये है कि आप देश में होते हुए या विदेश में होते हुए क्या देश का काम कर रहे हैं, ये है ना सवाल। वो सरकार से सवाल होना चाहिए। एलओपी का सवाल है तो विपक्षी गठबंधन, उन लोगों को चिंता होगी कि हमारा कोई नेता बाहर जा रहा है तो क्यों जा रहा है, क्या वो ये बात कहते तो हम समझते, लेकिन ये सरकार कह रही है ठीक है एलओपी है ना, उन्हें यहां रहना चाहिए। तो वो कितने महीने कितने सालों से एसआईआर का मुद्दा उठा रहे हैं, वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे हैं, किसानों का मुद्दा उठा रहे हैं, मजदूरों का मुद्दा उठा रहे हैं। आप कितना सुन रहे हैं उनका? आप तो संसद में सुन के खिल्ली उड़ा दे रहे हैं और बात को डाइल्यूट कर दे रहे हैं। और जो हुआ है, आप ये इसका कोई नतीजा थोड़ी, वो अपने बैकफुट पर थोड़ी जाएंगे कुछ, मतलब अपना कोई नियम कायदा थोड़ी बदलेंगे, सरकार अपने उसी तरह चलती रहेगी। आपने कितनी बहस कर ली। तो भाई एलओपी की जब आप सुनते नहीं है, उसका कोई प्रस्ताव नहीं मानते हैं, तो फिर आपको ये क्यों कि वो विदेश जा रहे हैं। लेकिन भाई ये बात तो गलत है कि वो सुनते नहीं, तो क्या अदिति राहुल गांधी को भाग जाना चाहिए? नहीं, भाग नहीं जाना चाहिए। इस तरह मैं ये भी बोलूंगी कि अवॉइड किया जा सकता था कि सेशन के दौरान अपनी विदेश यात्रा ना रखे, लेकिन प्रधानमंत्री भी 15 तारीख को 3 देशों के लिए निकल रहे हैं। और मैं ये भी जानना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री की कितनी अटेंडेंस रही है पार्लियामेंट में। और आज ही की खबर आई है कि राज्यसभा को कुछ वक्त के लिए स्थगित किया गया क्योंकि एक भी कैबिनेट मंत्री वहां पे प्रेजेंट नहीं थे जब डिबेट हो रही थी। तो ये सब भी तो सवाल हैं, इस पर क्या बोलेंगे? जी, तो बहुत इंटरेस्टिंग है। लेकिन जिस तरह से पल पल की खबर बीजेपी रखती है, राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं और उन विदेश यात्राओं को दरअसल देशद्रोह से जिस तरह से जोड़ा जाता है, वह लोकतंत्र के लिए खतरनाक है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।